सो हाय फोक्स, ये वीडियो में बात करेंगे दो बैंक्स का डिस्कशन करेंगे। Q1 रिजल्ट्स आ चुके हैं, Q1 FY25 रिजल्ट्स। तो ये वीडियो के अंदर दो बैंक्स का डिस्कशन करेंगे। पहली जो बैंक होगी वो है IDFC फर्स्ट बैंक, और दूसरी जो बैंक का डिस्कशन करेंगे वो है ICICI बैंक। और ICICI के बैंक के जो रिजल्ट्स है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। पहले IDFC से स्टार्ट करते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक बेसिकली आपकी नॉर्मल कमर्शियल बैंक ही है, जैसे आपकी ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। बट उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो IDFC बैंक की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा छोटी बुक है। मतलब IDFC बैंक की जो बुक है वो कुछ 2 लाख करोड़ के आसपास ही बुक है। तो IDFC कंपेयर टू अगर आप बाकी बैंक से कंपेयर करोगे, ICICI और HDFC, तो इन बैंक से इसकी जो लोन बुक का ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका जो बेस है वो भी छोटा होगा। तो इसलिए IDFC फर्स्ट बैंक जैसी जो बैंक्स है वो कंपैरेटिवली थोड़ा फास्टर पेस पे भी ग्रो कर सकती है, क्योंकि 10 से 20 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट 1 से 2 लाख जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एक दिक्कत चलता रहता है। तो बाकी फिर IDFC के बारे में बात करें तो IDFC का जो डिपॉजिट ग्रोथ आया Q1 FY25 का 38% से ईयर ऑन ईयर इन्होंने डिपॉजिट जो है अपने ग्रो किए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बैंक्स में कितना जल्दी लोग डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे, कितने जल्दी वो टर्म डिपॉजिट करते हैं, कितना जल्दी वो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट उस बैंक के अंदर खुलवाते हैं, तो वो जो ग्रोथ होती है वो देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो कासा डिपॉजिट इस बैंक में हुए और इसके साथ साथ जो टर्म डिपॉजिट है बैंक में हुए वो एक्चुअली एक बहुत अच्छे नंबर पे हुए। तो ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ देखे तो कुछ 38% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ आ रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैंक का जो कासा है वो 46.6% के आसपास पहुंच चुका है। किसी भी बैंक का जितना ज़्यादा कासा होता है उतना ज़्यादा बेटर उस बैंक के लिए होता है। जैसे कि पहले HDFC बैंक का जो कासा है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता, लेकिन अब HDFC बैंक का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो मतलब अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और इसके साथ साथ HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की जो बुक्स है वो भी कंसोलिडेट हो चुकी है अभी मर्जर के बाद। तो बेसिकली इनका जो कासा है वो भी कंपैरेटिवली कम हो गया है, क्योंकि इनका बुक का साइज़ बढ़ गया है। और बेसिकली करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट को जो साइज़ था वही पुराने बुक वाला साइज़ था। तो बेसिकली इसकी वजह से इसका जो कासा है HDFC का वो कम हो चुका है। तो IDFC का कासा अगर मैं बाकी बैंक से कंपेयर करूँ तो अच्छा खासा कासा इन्होंने मेंटेन करके रखा है 46.6% के आसपास। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इनके कासा डिपॉजिट्स के अंदर ग्रोथ आई है कुछ 36% ईयर ऑन ईयर की। मतलब लोग इंटरेस्टेड है कि वो आके IDFC बैंक में करंट अकाउंट खोले, सेविंग्स अकाउंट खोले। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि IDFC जो बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक, वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। और इसके साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक की जो सर्विसेज है वो भी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक ने बहुत टाइम से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इनका जो खुद का ऐप है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसकी वजह से इनके जो रिजल्ट्स है, कस्टमर इनके बैंक की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नंबर पे हो रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो इन्हें जो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है इनका वो कम करना है, क्योंकि आप बेसिकली आप कोई भी डिपॉजिट पे एक लिमिट तक क्रेडिट दे सकते हो RBI के हिसाब से, और RBI ने वो लिमिट दे दी है 80% के आसपास। और ये IDFC का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो कुछ 100 के भी आसपास है, या फिर 92 से 100 के बीच में। अब एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मुझे याद नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, या फिर वो आप चेक कर लेना। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इनको कम करना है। तो जितना फास्ट पेस पे इनके जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हो गया। अब किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट इंक्रीज होते तो ये बैंक के लिए अच्छी बात है, लेकिन इनको जो है लोन्स भी उतने ही फास्ट पेस पे देने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ डिपॉजिट इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं है। डिपॉजिट पे तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। लोन्स और एडवांसेस आपके बैंक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उस पर ही तो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। तो बेसिकली यही रीज़न है। तो IDFC का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो कुछ एवरेज सा ही है, 21 या 22% के आसपास इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो आया है। तो IDFC का जो लोन बुक का ग्रोथ का नंबर है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। जो पहले जो नंबर आ रहा था अभी भी वही नंबर पे बैंक जो है वो ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि 20% का लोन बुक का ग्रोथ खराब है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, अगर मैं प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स की बात करूँ तो IDFC बैंक का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो IDFC बैंक का अगर हम EPS कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर FY25 और FY24 का, तो EPS के अंदर रिडक्शन देखने मिला है। अब EPS के अंदर रिडक्शन क्यों देखने मिला है? क्योंकि IDFC बैंक के जो निम्स है वो कम हो चुके हैं, 6.62% के आसपास हो चुके हैं, 6.22% के आसपास। पहले इनके जो निम्स थे कुछ 7% के आसपास थे। तो निम्स के अंदर रिडक्शन देखने मिला है। अब निम्स क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, की बैंक कितने लेंड पे बोरो करती है और फिर क्या रेट पे लेंड करती है, और ये दोनों रेट को जो है सब्ट्रैक्ट करके आपको निम्स मिलते हैं। तो निम्स जितना ज़्यादा होता है उतना उस बैंक के लिए बेटर होता है। तो पहले IDFC के जो निम्स थे वो कुछ 7.22% के थे, अभी इनके निम्स कुछ 6.22% के आसपास हो गए। तो 1% से जो निम्स है वो फॉल हो चुके हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो IDFC जो है अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि IDFC की जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। GNPA 1.9% के आसपास, NNPA 0.59% के आसपास। तो आपका जो IDFC का एसेट क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है।
एसेट क्वालिटी अच्छा है, डिफॉल्ट रेट्स कम है, तो इसकी वजह से ये जो बैंक का जो एसेट क्वालिटी है उसके ऊपर हम कोई डाउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक है वो भी अच्छे खासे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एसेट क्वालिटी अच्छी होने से नहीं होता है, आपको बेसिकली उस एसेट क्वालिटी के लिए आप कितना ज़्यादा कॉस्ट पे करते हो, आपको कितना ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है, उससे भी बैंक को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कॉस्ट टू इनकम आईडीएफसी ट्राई कर रहा है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है और अपना जो कॉस्ट टू इनकम का परसेंट है वो रिड्यूस करने के लिए ट्राई कर रहा है। पहले जो आईडीएफसी का कॉस्ट टू इनकम था वो कुछ 72% के आसपास था, लेकिन आईडीएफसी उसे अभी 70.5% के आसपास लेके आ गया। अब आईडीएफसी के अंदर एसेट क्वालिटी का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आईडीएफसी को सिर्फ अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। जब आईडीएफसी अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे एक्चुअली फोकस करना स्टार्ट कर देगा, इसके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स के अंदर चेंजेस आने चालू हो जाएंगे, तो आईडीएफसी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑटोमेटिकली रनअप दिखाना चालू कर देगा। अब आप देखोगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक प्राइस जो है वो पहले 40 रुपीज़ था, फिर वो 40 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक पहुंच गया था। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आईडीएफसी बैंक जो है कॉन्स्टेंटली अपने प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा था, ईपीएस अपने इंक्रीज कर रहा था। और पहले से अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर देखोगे तो पिछले 5 सालों में जितना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्रो हुआ है उतने मैं मानता हूँ कि बाकी कोई और बैंक ग्रो नहीं कर सकती थी। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी यही आकर बोलता है। तो कंपनी का भी मेन फोकस यही है कि ये डिपॉजिट ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ, ये सब चलता रहेगा। इन्होंने अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट भी थोड़ा कम करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। तो ये अपनी जो लोन बुक की जो ग्रोथ है, इसलिए यही रीज़न की वजह से इसे एक लिमिटेड पेस पे ग्रो कर पा रहा है और वो पेस जो है इनका स्टक हो चुका है। अब आईडीएफसी करना क्या चाहता है? आईडीएफसी का फोकस है अपने मेन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा तो इनका जो स्टॉक प्राइस है वो रिटर्न देना स्टार्ट करेगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स आईडीएफसी को इसी वेट में रुके हुए कि भाई ये प्रॉफिटेबिलिटी कब हिट करेगा। अब इनका क्रेडिट कार्ड सेगमेंट कुछ टाइम बाद प्रॉफिटेबिलिटी हिट करना स्टार्ट कर देगा। क्रेडिट कार्ड सेगमेंट जो है इनका पहले बहुत ज़्यादा लॉस में था। बाकी अगर आप इनके कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो कॉस्ट टू इनकम में रिडक्शन देखने मिला है कुछ ईयर से। और आईडीएफसी बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि भाई हम अभी ये 70.5% का है, हम इसे FY27 तक 65% का लेके जाएंगे। अब आप बोलोगे कि भाई आइडियल कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है? तो बेसिकली अगर आप आईसीआईसीआई का देखोगे तो 40.5% के आसपास है और एचडीएफसी का भी वही रेट के आसपास है। कोटक महिंद्रा बैंक का कुछ 45% के आसपास है। तो ये कॉस्ट टू इनकम आपका जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा आपके बैंक के लिए बेटर होता है। फिर अगर आप आईडीएफसी बैंक का प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो कुछ 30% के आसपास ग्रोथ आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्री प्रोविजन प्रॉफिट से। फिर एक बार हम इसका कॉल इनसाइट्स ले ले तो क्रेडिट कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कि इंक्रीज हो चुका है। अब क्रेडिट कॉस्ट क्यों इंक्रीज देखने मिल रहा है? एसेट क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा डिटोरिएशन है और क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है क्योंकि इनका जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप था जिसके थ्रू ये लेंडिंग कर रहे थे, मतलब ये जो बुक है इनके कुछ बुक में कुछ बहुत ज़्यादा छोटा पोर्शन था, मतलब कुछ 6% ऑफ द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये लोन बुक का पार्ट था जो जेएलजी ग्रुप है वो। अब इसमें इनके पास दिक्कत आ चुका है क्योंकि तमिलनाडु में फ्लड्स आ चुके हैं। अब तमिलनाडु में फ्लड्स आ चुके हैं तो डिफॉल्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है लोन्स के अंदर। इनके जो ये वाले लोन्स है उनके अंदर वो जो लोन्स है इन्हें कलेक्ट करने को दिक्कत आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे कि हमें पता है कि वो रूरल एरिया के अंदर, रूरल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, माइक्रो फाइनेंस पे भी फोकस करता है और एमएसएमई पे भी फोकस करता है, कमर्शियल बैंकिंग के साथ साथ। तो इसे अपने जो डिपॉजिट्स है वो ग्रैन्युलर रखना पसंद है और ये मानता है कि रूरल एरिया जो है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर वो एरिया में अगर कोई दिक्कत आ जाता है, मतलब जैसे कि फ्लड्स आ जाते हैं या दूसरे जो नेचुरल इवेंट्स है वो हो जाते हैं तो इनके लिए एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो बैंक का यही है कि इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है। प्रॉफिटेबिलिटी ये कैसे इंक्रीज करेंगे? ये अपना कॉस्ट टू इनकम का जो रेशियो है वो कम करेंगे। कॉस्ट टू इनकम अभी कुछ 70% के आसपास है, इन्हें 65% के आसपास लेके जाना है FY27 तक। मैनेजमेंट ने तो यही टारगेट दिया है। अब जितने जल्दी ये कॉस्ट टू इनकम लेके जाते हैं उतना ज़्यादा बैंक के लिए बेटर होगा और उतना जल्दी ये जो बैंक का स्टॉक प्राइस है वो रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। बट अभी तो है ईपीएस इसका बहुत कम है, तो स्टॉक प्राइस रिटर्न देना कोई इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेबल नहीं है अभी। इसलिए आप देख सकते हो कि Q1 रिजल्ट्स आने के बाद भी जो आईडीएफसी का जो स्टॉक प्राइस है वो स्टेगनेंट हो चुका है। फिर अगर आप उसके बाद देखोगे तो इनका जो ओपेक्स का ग्रोथ था पिछले साल तक वो कुछ 30% के आसपास था। इस बार इनका कुछ ओपेक्स का ग्रोथ 20% के आसपास हो गया। ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होता है कि जो कंपनी को काम करने के लिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक्सपेंडिचर्स लगते होते हैं उसे हम ओपेक्स बोलते हैं। तो अब बेसिकली इनका ओपेक्स कम हो चुका है जिसकी वजह से इनके जो कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने चालू हो जाएंगे। तो ये एक आईडीएफसी बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले ये लोग ब्रांचेस एक्सपांड कर रहे थे, अपने एटीएम्स एक्सपांड कर रहे थे, डिपॉजिट्स वगैरह लोगों के ले रहे थे और बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को। बट अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो अब ये रिड्यूस कर रहा है और इसके साथ साथ इनका जो बैंक है अच्छे खासे लेवल पे सेट हो चुका है। इनके ब्रांचेस जो है अच्छे खासे लेवल पे सेट हो चुके हैं। कुछ 955 ब्रांचेस हैं इनके ऑल ओवर द कंट्री। तो ये जो ओपेक्स कर रहा है ये अभी इसका जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली पहले से अगर आप देखोगे तो कम हो जाएगा थोड़ा।
फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका ROA जो है वो सेम है, वही 1.23% के आसपास। अब इसका जब ROA का अगर आप ट्रेंड देखो, अगर इसका ROA जब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि भाई बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। अगर आपको कभी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते नहीं आती है, समझ नहीं आता है कि भैया टेक्निकल टर्म्स है क्या, तो चुपचाप से ROA और ROE चेक कर लो, जिससे आप 90% पिक्चर समझ जाओगे, 90% सिनेरियो समझ जाओगे कि भाई इस बैंक के साथ चल क्या रहा है। अब ROA नंबर किसी भी बैंक के लिए चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, और जितना ज़्यादा आपका ROA होता है उतना ज़्यादा आपका ROE होता है, क्योंकि ROE इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ROA और आपका फाइनेंशियल लेवरेज। तो आपका ROA जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना ज़्यादा बेटर आपके बैंक के लिए होगा। तो ROA IDFC फर्स्ट बैंक का जो मैनेजमेंट है, वी वैद्यनाथन जो है मैनेजमेंट, बोलता है कि भाई सिर्फ 1.23% के आसपास रहेगा, फ्लैट रहेगा, क्योंकि इनका फ्लड्स वाला इशू हो गया तमिलनाडु के अंदर, JLG ग्रुप के अंदर थोड़ा दिक्कत हो गया, और क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़े पेज से इंक्रीज हो गया, कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट 15-20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, तो जिसकी वजह से ROA जो है वो स्टैग्नेंट रहेगा। बट मैनेजमेंट एम करता है कि FY27 तक ये अपना जो ROA है 1.4% के आसपास लेके चल जाएंगे, जो कि एक बैंक के ROE को भी बूस्ट देगा थोड़ी सी। फिर उसके बाद बात करें तो बैंक का 15% बुक अनसिक्योर्ड लोन है, और इसके साथ बैंक्स अपने जो है NBFCs, अब मैनेजमेंट बोलता है कि जो दूसरे बैंक्स है और जो NBFCs वगैरह है जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर लेंडिंग वगैरह कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत क्रेडिट कॉस्ट के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने मिला है। तो ऐसे कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि IDFC फर्स्ट बैंक के जो क्रेडिट कॉस्ट के अंदर 15-20 बेसिस का इंक्रीज देखने मिल रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑलरेडी आप अगर कोई बैंक को जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए थ्राइव कर रहे हो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको इंक्रीज करनी है, तो आपको ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब देखेंगे कि IDFC बैंक आगे क्या करता है। अगर ये सक्सेसफुली सब कुछ कर लेता है, अपना जो कॉस्ट टू इनकम है वो कम कर लेता है, तो IDFC बैंक एक्चुअली बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, इसका स्टॉक प्राइस जो है वो भी रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। बट अभी के लिए परफॉर्मिंग बैंक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई IDFC ने जितना ये 5 ईयर्स के अंदर परफॉर्म किया है उतना शायद ही कोई और बैंक कर पाता। तो IDFC बैंक के बारे में बस इतनी ही बात करेंगे। फिर अगर मेरी ऑब्जर्वेशन में इस बैंक के बारे में बताऊँ तो इसका जो ROE और ROE का नंबर जो है वो स्टैग्नेंट है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात नहीं है। JLG का इशू बैंक के साथ हो गया है, तो ये कब तक सस्टेन होगा, कब तक, अब देखो ये वन ऑफ इशू है, फ्लड जो है हर बार नहीं आते, रोज रोज नहीं आते, तो ये वन ऑफ इशू है, लेकिन बैंक को जो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो वो अब देखते हैं कि JLG वाला जो इशू है वो कब सॉर्ट होता है। कॉस्ट टू इनकम जो है बैंक का इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा बहुत डिक्रीज वगैरह देखने मिल रहा है, क्रेडिट कॉस्ट ऊपर चल जाएगा, तो कॉस्ट टू इनकम जो रेशियो है, मेरे को लगता है कि अगले क्वार्टर 2-3 क्वार्टर तक यही जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वही उस रेशियो के आसपास ही रहेगा। और बैंक ने जो है अपना रिसेंटली ROA और ROE का जो एस्टिमेट है वो मिस कर दिया है। बैंक ने पहले टारगेट दिया था कि हम ROA जो है 1.4 तक लेके जाएंगे FY25 तक, बट अब उन्होंने FY27 पे ढकल दिया, तो प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा डिले हो चुकी है, जो कि एक बहुत नेगेटिव बात है। बाकी IDFC बैंक के बारे में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।